हेलो फ्रेंड्स। ई वे बिल डिस्कस करेंगे आज हम इस क्लास में। दो पहलू में इसको मैं डिस्कस करूंगा। एक मैं इसका लीगल पार्ट डिस्कस करूंगा पहले, उसके बाद मैं ई वे बिल पोर्टल पर ले जाकर आपको ई वे बिल कैसे बनाया जाता है वो सिखाऊंगा। दो क्लासेस मैं इसकी लूंगा। आज मैं आपको इस क्लास में लीगल पार्ट डिस्कस करता हूं। ई वे बिल क्यों लाया गया, ई वे बिल कब बनाया जाता है, कब नहीं बनाना होता, और इसके और अदर एस्पेक्ट भी कवर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कि ई वे बिल इंडिया में क्यों लाया गया। ई वे बिल का कॉन्सेप्ट लाने की क्या जरूरत पड़ी इंडिया में, इसका मैं कुछ आपको बेसिक बैकग्राउंड बताता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो ई वे बिल क्यों लाया गया। ई वे बिल इंट्रोड्यूस करने का जो रीजन था वो आपको यहां इस पीपीटी से समझ में आएगा। बताइए, यूएस में एक ट्रक एवरेज एक दिन में कितने किलोमीटर कवर कर लेता है? एक घंटे में 60 किलोमीटर एक यूएस का ट्रक कर लेता है। उसी तरह से यूएस का जो ट्रक है वो एक घंटे में 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर एक घंटे में कवर कर लेता है। और बात करूं मैं इंडिया के ट्रक की, इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन की, इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन में एक घंटे में 12 किलोमीटर ही, ऑन एन एवरेज 12 किलोमीटर ही कवर कर पाता है इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ऐसा क्या रीजन है कि इतना कम टाइम लग रहा है, इतना ज्यादा कवरेज हो रही है यूके यूएस में और बाहर की कंट्री में, और इंडिया में सिर्फ एक घंटे में एवरेज 12 किलोमीटर ही एक ट्रक या एक टेम्पो कवर कर पा रहा है? क्या ऐसा रीजन है? क्या हमारे यहाँ की इंडिया की रोड खराब है? क्या हमारे ड्राइवर एफिशिएंट नहीं है? क्या हमारे ड्राइवर इंडिया के बाहर के कंपैरिजन में ठीक से गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, या हमारी रोड खराब है, या हमारा टोल टैक्स और चेकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत सारा टाइम हमारा चेकिंग में ही निकल जाता है? क्या रीजन है ऐसा? कुछ रीजन तो ऐसा भी है कि हमारे यहाँ पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी रोड्स, हमारा ट्रैफिक सिस्टम थोड़ा सा एज कंपेयर टू फॉरेन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। फॉरेन में जो रोड्स होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं और काफ़ी सिस्टमेटिक ट्रैफिक होता है वहाँ पे। तो एक तो रीज़न ये भी है। अब आप बोलोगे सर क्या हमारे ड्राइवर इनएक्टिव है? ये तो बिल्कुल भी रीज़न नहीं है कि हमारे ड्राइवर यहाँ के कम है। हमारे ड्राइवर को तो एक छोटा सा पौवा पिला दो आप शाम को, वो गाड़ी, यहाँ तो 60 किलोमीटर की बात है, वो 100 किलोमीटर गाड़ी भगा देंगे घंटे में। तो ड्राइवर तो हमारे इनएक्टिव नहीं है, ड्राइवर तो हमारे एफिशिएंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तीसरा पॉइंट है चेकिंग पॉइंट। देखते होंगे आप, जब कोई भी शाम के टाइम आप निकलते हो किसी रोड से तो ट्रक वाले लाइन में लगे होते हैं लंबी लंबी, और कोई भी ट्रैफिक वाला टॉर्च मार के उस साइड में लगवा लेता है, चेकिंग करने लग जाता है। हमारे यहाँ पे चेकिंग सिस्टम का कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी कहीं भी वर्दी पहन के आपको हाथ दे के गाड़ी रोक लेता है और आपको गाड़ी रोक के चेक करना शुरू कर देता है। तो बाकी और रीजन तो है ही कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, ट्रैफिक नियम भी थोड़े से अजीब से हैं। ये रीजन तो है ही, बट सबसे बड़ा रीजन था हमारे देश में कि हमारे यहाँ पे टोल नाके बहुत सारे हुए हैं। बहुत सारे टोल नाके होने की वजह से, हर एक पॉइंट पे चेकिंग होने की वजह से हमारा जो एवरेज कवरेज है एक घंटे में वो सिर्फ 12 किलोमीटर ही हो पाता है। इससे क्या नुकसान हो रहा है? हमारा हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है, हमारे देश में महंगाई भी बढ़ रही है एक तरह से, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन का टाइम ज्यादा लगेगा तो ड्राइवर और ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा चार्ज करेंगे आप लोगों से, और गुड्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये स्पीड कम होने की वजह से महंगाई बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है। और इस कॉस्ट को कम करने के लिए, एक कॉस्ट को कम करने के लिए हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी कि जगह जगह पे हर जगह पे हमारे गुड्स को रोक के एक एक घंटा, दो दो घंटे या पूरे पूरे दिन वेटिंग ना करवाई जाए। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि टोल टैक्स पे, टोल नाके पे ट्रक की चेकिंग ऑटोमेटिकली हो जाए, सिस्टम से हो जाए। तो
इसके लिए गवर्नमेंट ने ई वे बिल को इंट्रोड्यूस किया। ई वे बिल को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस था, जब ई वे बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इंडिया के सारे ट्रक के ऊपर एक डिवाइस लगेगा, यहाँ एक डिवाइस लगेगा जिसका नाम होगा RFD डिवाइस, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होगा। जो टोल नाके पे ट्रक जा रहा होगा, ये मान लो टोल नाका है, टोल नाके पे ट्रक जा रहा होगा, तो दूर से ही ये डिवाइस की फ्रीक्वेंसी चेक हो जाएगी। इस ट्रक में क्या गुड्स आ रहा है, ड्राइवर कौन है, किसका गुड्स आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये कहाँ से लोड हुआ था, कहाँ से ये अनलोड होगा, ये सारी बातें ऑटोमेटिकली इस टोल पे बैठे हुए आदमी के पास उसके सिस्टम में शो हो जाएगी। अब उसकी मर्जी है कि वो इस ट्रक को रोके या ना रोके, अगर उसको डाउट है तो रोक ले, अदरवाइज उसको जाने दे। तो इट्स लाइक जस्ट आप चेक करते हो कि आजकल टोल टैक्स पे, आजकल टोल नाके पे आजकल गाड़ी के लिए भी टैग होते हैं, फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक टैग से आप जल्दी निकल जाते हो बिना बिना किसी रुकावट के। इसी तरह से RFD डिवाइस हर एक हर एक ट्रक, हर टेम्पो पे लगाया जाएगा, ताकि इससे क्या होगा, इससे आपका जो हमारा टाइम है, जो हमारी टाइम है, उसकी सेविंग होगी। ई वे बिल के अंदर ये बात, ई वे बिल के कॉन्सेप्ट में बात लिखी हुई है कि हम RFD डिवाइस इंस्टॉल करेंगे। अभी तक ई वे बिल के सिस्टम में RFD डिवाइस को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सका, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन है, बहुत कॉस्टली सिस्टम है ये। हर एक ट्रक पे RFD डिवाइस लगाना, ये हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया। बट हाँ, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, और फ्यूचर में हर ट्रक के ऊपर एक डिवाइस रखा जाएगा, ताकि चेकिंग का टाइम कम हो जाए। तो पहला तो रीज़न है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए ई वे बिल को लाया गया। ट्रेवलिंग टाइम को कम करने के लिए ई वे बिल का कॉन्सेप्ट लाया गया। और सबसे बड़ा रीजन है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन को रोकने के लिए भी ई वे बिल लाया गया। कुछ लोग क्या करते थे, इनवॉइस इशू कर दिया, गुड्स भेज दिया, और गुड्स को रिकॉर्ड ही नहीं करा, गुड्स की मूवमेंट को रिकॉर्ड नहीं करा, और माल जब चला गया, माल सप्लायर ने भेजा, रेसिडेंट के पास, बायर के पास पहुंच गया। जब वो पहुंच गया ठीक ठाक, उसने बिल फाड़ के कूड़े के डब्बे में डाल दिया, सप्लायर ने भी बिल फाड़ के कूड़े के डब्बे में डाल दिया, टैली में से एंट्री डिलीट कर दी। तो मूवमेंट होने के बाद मूवमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं करा। इस मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए भी ई वे बिल को लाया गया। टैक्स की चोरी हो रही थी बहुत ज्यादा हमारे देश में। मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, जब आप कोई चीज की मूवमेंट करते हैं, कोई गुड्स की मूवमेंट करते हैं, तो उससे पहले आपको रोड परमिट लेना पड़ता था। पहले वैट लॉ में रोड परमिट यह था कि जब रोड पे कोई गुड्स लेके जा रहे हो, तो आपको एक रोड परमिट लेना पड़ता था, कि हाँ, आपका गुड्स यहाँ से यहाँ परमिशन से जा रहा है। इसी तरीके से ई वे बिल भी मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। जो आपका गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस मूवमेंट को रिकॉर्ड कर दे और डॉक्यूमेंट कर दिया आपने पोर्टल पर। अब आप ये नहीं कह सकते जी ये गुड्स तो गया ही नहीं मेरा, ये गुड्स तो लोड ही नहीं हुआ, क्योंकि आपका इवेबल बन चुका है, तो वो सेल आपकी मानी जाएगी। तो इस तरह से ई वे बिल का पर्पस है टैक्स इवेजन और ट्रांसपोर्टेशन टाइम को, कॉस्ट को कम करना। आगे चलते हैं, कुछ और पहलू भी डिस्कस करते हैं। क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। पहला हम कवर करेंगे ई वे बिल क्या होता है, व्हाट इज ई वे बिल। ई वे बिल की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, ई वे बिल क्या होता है। उसके बाद ई वे बिल कब रिक्वायर्ड होता है ये पढ़ेंगे हम। ई वे बिल कब रिक्वायर्ड नहीं होता, कब हमें ई वे बिल नहीं बनाना होता, ये पढ़ेंगे हम। ई वे बिल कौन इशू करता है ये पढ़ेंगे। क्या वैलिडिटी रहती है ई वे बिल की, ये पढ़ेंगे। क्या ई वे बिल को कैंसिल किया जा सकता है, ये पढ़ेंगे। और कैसे ई वे बिल को पोर्टल पर प्रैक्टिकली जनरेट करते हैं, ये भी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन करते हैं, वन बाय वन। पहला है ई वे बिल क्या होता है, व्हाट इज ई वे बिल। ई वे बिल जैसे आपको पता होगा, ई वे बिल, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ई वे बिल इज अ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड थ्रू पोर्टल। एक पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल नहीं है, एक अलग से पोर्टल है ई वे बिल पोर्टल। ई वे बिल पोर्टल है जो कि अलग से एक पोर्टल है। उस पोर्टल पे हम लॉगिन करके एक डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं गुड्स की मूवमेंट से पहले। तो गुड्स की मूवमेंट से पहले ये एक कंप्लायंस मैकेनिज्म है, और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है, ये मैनुअली नहीं होता।
मैनुअली नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिकली आपको जनरेट करना पड़ता है। पहले क्या होता था, रोड परमिट वगैरह वैट में मैनुअली होते थे डॉक्यूमेंट्स, तो उसको बाद में लोग मैनिपुलेट कर लेते थे, बाद में सेटिंग करके मैनिपुलेट कर लेते, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको मैनुअल नहीं रखा, इलेक्ट्रॉनिक रखा है। तो ये जो इवेबल बनाया जाता है, इट इज इंफॉर्मेशन प्रायर टू मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स की मूवमेंट होने से पहले, गुड्स की मूवमेंट होने से पहले, इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है प्रायर टू मूवमेंट। मूवमेंट होने से पहले आपको इवेबल बनाना है, मूवमेंट होने के बाद नहीं बनाना, अलाउड नहीं है ऐसा। आपको याद होगा हमने चैप्टर पढ़ा था इनवॉइस का, हमने कहा था इनवॉइस पहले बनाया जा सकता है, इनवॉइस पहले बनाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाद में नहीं बनाया जा सकता। इसी तरीके से ईवे बिल हमेशा मूवमेंट से पहले ही बनता है, मूवमेंट के बाद ईवे बिल नहीं बनता। आप कोई गुड्स लेके जा रहे हो, रास्ते में गुड्स पकड़ लिया और आपने बोला जी मेरा प्रिंटर काम नहीं कर रहा था सर, मैं ईवे बिल नहीं बना पाया, सॉरी, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, मैं ईवे बिल नहीं बना पाया, आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा जी, आपका गुड्स जब्त हो जाएगा, आपका ट्रक जब्त हो जाएगा, आपका गुड्स, आपका जो गुड्स है उस पर पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको ईवे बिल बनाना रिक्वायर्ड है, तो आपका कोई भी रीजन हो, आपको इवेबल बनाने से पहले आपको गुड्स नहीं ट्रांसपोर्ट करना, गुड्स आपको अपने ऑफिस के गेट से बाहर निकालना है, तो ईवे बिल होना जरूरी है। किस केस में जरूरी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको हर केस में जरूरी नहीं है, बट ईवे बिल बनाना है मूवमेंट से पहले। ईवे बिल का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ गुड्स के लिए है, इट इज नॉट फॉर सर्विस, नॉट फॉर सर्विस, सर्विस के लिए ये कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि मूवमेंट को रिकॉर्ड करना है, सर्विस की कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देती है, इसलिए सर्विस के लिए ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या बेनिफिट रहते हैं ईवी बिल बनाने के? मैंने बताया आपको, ट्रांसपोर्टेशन में वेटिंग नहीं होती, एक तो पेपर वर्क कम हो जाता है, ईवे बिल इलेक्ट्रॉनिक बनता है, मैनुअल नहीं बनता, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, बहुत आसान है ईवे बिल बनाना, ठीक है, और इजीली ये जनरेट हो जाता है, इजीली जनरेट हो जाता है, और कोई मैनुअल सबमिशन आपको नहीं करनी पड़ती। तो कुछ बेनिफिट है ईवीएल बनाने के, बनाने से मूवमेंट आपकी रिकॉर्ड हो जाती है आपके सिस्टम पे, आपको पता रहता है आपने पूरे साल में, पूरे महीने में या पूरे क्वार्टर में कितना गुड्स भेजा है, कितना गुड्स सेंड किया है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती हैं, और आपको बड़ा आसान रहता है आपका बैलेंस वगैरह चेक करने के लिए। ईवे बिल कब रिक्वायर्ड होता है ये भी देख लेते हैं, ईवे बिल कब रिक्वायर्ड होता है। एज पर रूल, ईवे बिल रूल, रूल नंबर 38, रूल नंबर 38 के हिसाब से ईवे बिल रिक्वायर्ड होता है अगर आपकी जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर की है। आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू का यहाँ मतलब है इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू का मतलब यहाँ पे है टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स, जीएसटी लगाकर जो वैल्यू आती है उसको इनवॉइस वैल्यू बोलते हैं। अगर आपकी इनवॉइस वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, 50,000 रुपए से ज्यादा की है, तो आपको ई बिल बनाना मस्ट है। कुछ स्टेट ने ये लिमिट 1 लाख रखी गई है, कुछ स्टेट में, जैसे दिल्ली स्टेट में ये लिमिट 50 ना रख के 1 लाख रखी गई है। अगर दिल्ली दिल्ली में अगर आप कोई गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो तो 1 लाख तक इजेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ये स्टेट की अपनी डिस्क्रिप्शन थी, स्टेट ने बोला जी 50,000 तो बड़ा छोटा अमाउंट होता है, 50,000 रुपये तो कुछ भी नहीं होता, अगर हम मान लो 50,000 की लिमिट रख देंगे तो हर बंदा इवेबल इशू कर रहा होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो 1 लाख की लिमिट दिल्ली में रखी गई है। और कुछ और भी स्टेट है जहां धीरे धीरे 1 लाख की लिमिट, बट हाँ वैसे पूरे इंडिया में जो लिमिट है वो 50,000 रुपए की रखी गई है। तो दिल्ली की लिमिट आप स्पेशल याद कर लेना, दिल्ली की लिमिट 1 लाख है, बाकी मेजरली मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स की लिमिट 50,000 है। तो 50,000 से ऊपर के गुड्स के ऊपर आपको, अगर आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, तो आपको ईवी बिल बनाना जरूरी है। अब ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट कई कारणों से होती है, मूवमेंट के कई कारण हो सकते हैं। मूवमेंट आप कर रहे हो सप्लाई के लिए, मतलब आप कोई गुड्स बेच रहे हो, मूवमेंट आप कर रहे हो किसी और कारण से, मतलब आप सप्लाई नहीं कर रहे बट आप ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है जी, आप ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हो, तो भी आपकी मूवमेंट मानी जाएगी, मतलब ब्रांच ट्रांसफर को भी मूवमेंट माना जाता है,
उस केस में भी ईवी बिल बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि सप्लाई होना जरूरी है। सप्लाई हो या ना हो, दोनों को मूवमेंट बोला जाता है। सप्लाई एक बड़ा टर्म है, सॉरी, मूवमेंट एक बड़ा टर्म है, सप्लाई सप्लाई छोटा सा। सप्लाई के अंदर तो आपका गुड्स, कंसिडरेशन, बिजनेस, वो सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। बट मूवमेंट कैसे भी हो सकती है, मूवमेंट चाहे सप्लाई की, चाहे बेचने के लिए हो, चाहे भेजने के लिए हो, दोनों के लिए मूवमेंट माना जाएगा। तो मूवमेंट के लिए ईवी बिल को इशू किया जाता है। गुड्स के लिए ईवी बिल चाहिए, सर्विस के लिए ईवी बिल नहीं चाहिए। ईवी बिल कब रिक्वायर्ड नहीं होता, इंपॉर्टेंट है। ईवी बिल कब रिक्वायर्ड नहीं होता? कब रिक्वायर्ड होता है? जब आपकी इनवॉइस वैल्यू की मूवमेंट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो ईवी बिल रिक्वायर्ड होता है। अगर मूवमेंट 50,000 से कम है तो ईवी बिल रिक्वायर्ड नहीं होता। दिल्ली वाले स्टेट में, अगर आप दिल्ली दिल्ली में सप्लाई कर रहे हो तो 1 लाख की लिमिट रखी गई है। अगर आप दिल्ली से यूपी सप्लाई कर रहे हो या किसी और स्टेट में सप्लाई कर रहे हो तो यहाँ लिमिट 50 की ही रखी गई है। दिल्ली दिल्ली में लिमिट 1 लाख है, दिल्ली से बाहर लिमिट 50 ही रहेगी। तो मोस्टली स्टेट्स की लिमिट जो है वो आपको 50 ही याद रखनी है। तो गवर्नमेंट कहती है कब हमारे को ईवी बिल रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप कोई स्पेशल गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि एग्जम्प्टेड गुड्स, गेहूं, आटा, दाल, चीनी, ये अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जो टैक्सेबल नहीं है, एग्जम्प्ट है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि उस गुड्स को भी हम ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपना हाउस होल्ड का सामान आप लेके जा रहे हो, मान लो आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हो दिल्ली से गुड़गांव, तो अपना घर लेके जा रहे हो ट्रक में लोड करा के, आपको ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपनी ज्वेलरी लेके जा रहे हो, गोल्ड लेके जा रहे हो, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पैसा लेके जा रहे हो, भर के नोटों का गड्डी भर के लेके जा रहे हो, आपको ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुछ स्पेशल आइटम्स के लिए ईवी बिल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नॉन मोटराइज व्हीकल में जा रहे हो तो आपको ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मूवी है शोले। शोले मूवी का एक सीन दिखाता हूँ मैं आपको। इस मूवी के अंदर ये पूछ रहे हैं दोनों कि भाई हमारे को टांगी से जाना है तो ईवी बिल की चाहिए, जरूरत है कि नहीं है? तो ये कह रही है भाई साहब ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, टांगे के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टांगा पे जा रहे हो, आपको ईवी बिल रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि टांगा जो है वो मोटराइज मोटर से नहीं चलता, बिना मोटर से चलता है। नॉन मोटराइज व्हीकल होता है ये। तो नॉन मोटराइज व्हीकल में ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये नॉन मोटराइज व्हीकल क्या होता है? जिसके ऊपर मोटर ना लगी हो उसको हम नॉन मोटराइज व्हीकल बोलते हैं, जिसके ऊपर मोटर ना लगी हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गुड्स लेके जा रहे हो साइकिल पर, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप गुड्स लेके जा रहे हो टांगे पर, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप गुड्स लेके जा रहे हो गधे पर, ऊंट पर, हाथी पर, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिल लेके जा रहे हो रिक्शा पर, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपना गुड्स लेके जा रहे हो ई रिक्शा पर, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है सर? मोटर लगी होती है उसपे। तो जो उस पर मोटर लगी होती है वो मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से मोटर नहीं माना जाता उसको। ई रिक्शा में जो मोटर लगी होती है वो 35 क्यूबिक सेंटीमीटर से कम की होती है, तो इसलिए उसको मोटर व्हीकल नहीं माना जाता। ई रिक्शा को मोटर व्हीकल नहीं मानने की वजह से अगर आप ई रिक्शा में कुछ लेके जा रहे हो तो उसके ऊपर ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटो में लेके जा रहे हो गुड्स, ऑटो को मोटर व्हीकल में मोटर माना है, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बाइक पे लेके जा रहे हो, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि बाइक को भी मोटर व्हीकल माना है। स्कूटर पे लेके जा रहे हो, स्कूटी पे लेके जा रहे हो, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आजकल क्या हो रहा है, आजकल रेडी वाले भी क्या करते हैं, स्कूटर का टायर लगा लेते हैं रेडी के नीचे जुगाड़ से। तो जो स्कूटर का टायर लगा लेते हैं रेडी के नीचे, रेडी होती है वो, पर उसके नीचे मोटर लगा लेते हैं। अब बताओ क्या वो मोटर व्हीकल है कि नहीं है? मोटराइज व्हीकल है कि नहीं है? पर एज पर लॉ वो जुगाड़ है। जुगाड़ को हम मोटर व्हीकल नहीं मानते। वो है तो रेडी, बट उसने स्कूटर का टायर लगा लिया रेडी के नीचे, तो उसको भी मोटर व्हीकल नहीं मानना, प्रैक्टिकली नहीं मानना। तो उस पे भी ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपनी पर्सनल गाड़ी से लेके जा रहे हो, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप ओला से, उबर से गाड़ी, या कोई मान लो उबर बाइक से कोई गुड्स लेके जा रहे हो, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप पैदल लेके जा रहे हो, माल गुड्स लेके जा रहे हो पैदल पैदल चल के उठा के कंधे पे,
ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा एक दोस्त है, नेहरू प्लेस में इसकी दुकान है, तो उसका फोन आया मेरे पास एक बार कभी कि राहुल मैं अपनी दुकान से कोई लैपटॉप बेच रहा हूँ, लैपटॉप 1 लाख रुपए का है, तो बताओ ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहा तेरा शॉप कहाँ पर है? दिल्ली में नेहरू प्लेस में ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसने क्वेश्चन चेंज किया अपना कि मेरा लैपटॉप 2 लाख रुपए का है, मैं दिल्ली से नेहरू प्लेस की एक शॉप से दूसरी शॉप में लैपटॉप दे रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा तू लैपटॉप लेके कैसे जा रहा है? कह रहा है लैपटॉप कैसे मतलब पैदल जा रहा हूँ, मैं तो सिंपल पैदल 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 जा रहा हूँ 11 नंबर की गाड़ी से। तो मैंने कहा पैदल जाने में, बाई फुट जाने में ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इसी लैपटॉप को स्कूटर से लेके जाओगे, गाड़ी से लेके जाओगे, तो ईवी बिल चाहिए होगा, ईवी बिल चाहिए होगा। तो नॉन मोटराइज व्हीकल में ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप मोटर से लेके जाते हो, मोटर से लेके जाते हो तो ईवी बिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर है बात? बाई रेल लेके जाते हो, बाई ट्रेन लेके जाते हो, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जिस गाड़ी में मोटर लगी हुई है, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बात क्लियर है सर? आपको कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। अब अगर मान लो कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपका, कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपका किसी एयरपोर्ट से, मान लो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आपका गुड्स इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि यहाँ आपका गुड्स लोड हुआ, और जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का जो वेयर हाउस है वो थोड़ा दूर है। तो यहाँ से यहाँ वेयर हाउस में गुड्स लेके जा रहे हैं, इस पे ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मतलब जब आपका गुड्स इंपोर्ट होता है उसके बाद आप कोई गुड्स वेयर हाउस में लेके जाते हैं, उस पे वो वेयर हाउस का होता है, कस्टम का वेयर हाउस होता है ये, इस पे ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। उसके अलावा किसी स्टेट ने कोई एरिया नोटिफाई कर दिया है, वहां पे भी ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। कोई स्टेट ने बोला जी हमारे इस एरिया में, हम यहाँ पे गरीब लोग हैं, यहाँ पे लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इस एरिया में हम ईवी बिल नहीं बनाने देंगे, तो उस एरिया में ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और उसके अलावा देखिए ये स्पेशल आइटम है, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ज्वेलरी, हाउस होल्ड आइटम, करेंसी, अगर आप इनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आपको ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सोचो कोई बंदा अपना गोल्ड लेके जा रहा है और उसने पोर्टल पे बना दिया ईवी बिल, और वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई गवर्नमेंट के पास, और किसी ने वो हैक कर लिया सिस्टम गवर्नमेंट का, और उसने देख लिया कि ये मिस्टर ए ज्वेलरी लेके जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, रास्ते में उसने उसके ऊपर बंदूक लगाई और सारी ज्वेलरी ले गया लूट के। तो इस तरह की महंगी आइटमों के लिए, हीरे जवाहरात के लिए, ज्वेलरी के लिए, अगर आप सारी चीजें पोर्टल पे डाल दोगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी कोई ज्वेलरी को ट्रक पे लोड करके नहीं ले जाता, ले भी जाता है मान लो अगर, तो उसके लिए ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आ गया सर, हु इज रिक्वायर्ड टू इशू ईवी बिल? ईवी बिल किसको बनाना है? किसको बनाना है जी? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सप्लायर की, जो सप्लाई सप्लाई कर रहा है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सप्लायर ईवी बिल बनाएगा। सप्लायर जो होता है वो जो गुड्स को लोड करता है, पैक करता है, बिल बनाता है, वो 99% ईवी बिल वही बनाता है, कभी भी बायर ईवी बिल नहीं बनाता। अब किसी किसी केस में सप्लायर कहता है जी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, तो सिंपल मैनुअल बिल काटता हूँ, तो ट्रांसपोर्टर को रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे ब्याह पे बना दो ईवी बिल, तो ट्रांसपोर्टर भी उसके ब्याह पे ईवी बिल बना सकता है। ट्रांसपोर्टर कहता है मैं भी गरीब आदमी हूँ, मेरे पास भी इंटरनेट कुछ नहीं है, तो रेसिपेंट थोड़ा सा अमीर, थोड़ा सा बड़ा आदमी है, रेसिपेंट भी ईवी बिल बना सकता है सप्लायर के बिहाफ पे। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की है, सप्लायर नहीं बना रहा ट्रांसपोर्टर बनाएगा, ट्रांसपोर्टर भी नहीं बना रहा तो रेसिपेंट भी ईवे बिल बना सकता है। तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की रहती है टू मेक ईवे बिल। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन के मोड रहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के मोड हमारे बताए थे, तीन तीन मोड होते हैं। पहला, आप बाई लैंड लेके जाओगे ट्रांसपोर्ट गुड्स को, या तो बाई एयर लेके जाओगे या बाई वाटर लेके जाओगे। बाई लैंड में दो केस होते हैं, बाई रोड एंड बाई ट्रेन, बाई रोड एंड बाई ट्रेन। अगर आप बाई ट्रेन लेके जाओगे
तो भी आपको इवेबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बाई ट्रेन में नहीं पड़ेगी जरूरत, क्योंकि ट्रेन का नंबर नहीं होता, ट्रेन के अंदर भी आपको इवेबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है जी। गवर्नमेंट ने कहा कि ट्रेन वाले केस में हम ट्रांसपोर्टर से कभी भी इवेबल नहीं बनवाएंगे। अब सोचो कि ट्रेन का ड्राइवर है, ट्रेन का ड्राइवर बेचारा गाड़ी चला रहा, ट्रेन चला रहा है, उसको बोलो कि ये ले भाई बना इवेबल, क्योंकि हमारा सप्लायर वीक है, हमारा रेसिपिएंट वीक है, एक काम कर तू इसका इवेबल बना दे, तो ट्रेन का ड्राइवर इवेबल नहीं बना पाएगा। इसीलिए हमने बोला कि ओनली लैंड वाले केस में, ओनली लैंड वाले केस में हम ट्रांसपोर्टर से इवेबल बनवाएंगे, अदरवाइज और किसी केस में रेल, एयर और इस केस में हम ट्रांसपोर्टर से इवेबल नहीं बनाएंगे। ठीक है जी। तो ट्रेन, एयर और शिप वाले केस में कभी भी ट्रांसपोर्टर इवेबल नहीं बनाएगा, क्योंकि रेल वाले केस में रेल का ड्राइवर है, एरोप्लेन वाले केस में पायलट है, और शिप वाले केस में आपका कैप्टन है, तो ये कभी इवेबल नहीं बनाएंगे। इन केस में इवेबल हमेशा सप्लायर या रेसिपिएंट ही बनाएगा। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और ट्रक वाले केस में ट्रांसपोर्टर इवेबल बना सकता है। इवेबल का क्या सिस्टम रहता है, पहले हम इवेबल बनाते हैं, फिर उसको हम वेरीफाई करते हैं। ये मैं आपको सारा प्रैक्टिकली समझाऊंगा जब लॉगिन करूंगा मैं। क्या वैलिडिटी रहती है ईवे बिल की, ये इंपॉर्टेंट है। क्या वैलिडिटी रहती है ईवे बिल की? दो तरह के कार्गो होते हैं हमारे पास, एक होते हैं नॉर्मल कार्गो, एक होते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। जैसे आप देख पाएंगे, दीज आर ओवर डायमेंशनल कार्गो। इतने बड़े बड़े कार्गो होते हैं कि इन कार्गो के अंदर अक्सर गाड़ी वगैरह ट्रांसपोर्ट होती है, हैवी मशीनरी ट्रांसपोर्ट होती है। इन कार्गो को बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। इन कार्गो की जो ब्रेक है ना, वो भी बड़े टाइम बाद लगती है, मतलब इतने हैवी होते हैं ये कि ब्रेक मारने के लिए भी, ब्रेक मारिए आपने यहाँ पे और जाके गाड़ी रुकेगी थोड़ा सा आगे जाके, तो बहुत हैवी ट्रैफिक, बहुत ज्यादा हैवी ट्रांसपोर्टर होते हैं ये, इनको बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। और इसके अलावा होते हैं नॉर्मल कार्गो। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको जो टाइम दे रहे हैं, पहले ये टाइम था 100 किलोमीटर, अभी इसको चेंज करके इन्होंने कर दिया है 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर तक एक दिन का टाइम आपको दे रहे हैं। जैसे मान लो आपको यहां से जाना है जयपुर, दिल्ली से जयपुर यहाँ से 300 किलोमीटर है, तो आपको 200 किलोमीटर के लिए मिलेगा एक दिन, और 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा के लिए आपको मिलेगा एक दिन एक्स्ट्रा। तो यानी कि 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। जयपुर जाने के लिए आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर आप 2 दिन में जयपुर नहीं पहुंचे तो आपका ईवी बिल इनवैलिडेट हो जाएगा, मतलब उसको एक तरह से मान लेंगे वो इनवैलिड माना जाएगा। अगर रास्ते में आपका गुड्स पकड़ा गया तो ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। ऐसा क्यों किया गया, लिमिट क्यों दी गई? लिमिट का कारण मैं बताता हूं क्यों दिया गया, कि लॉ में लिमिट क्यों दी गई। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि लिमिट क्यों दी गई लॉ में। मिस्टर ए, मिस्टर ए है, ये एक फ्रॉडी आदमी है, फ्रॉड करने का मन है इनका, ये फ्रॉड करना चाहते हैं जीएसटी लॉ में। दिल्ली में रहते हैं ये, इन्होंने कोई गुड्स भेजा यहां से जयपुर, इन्होंने गुड्स भेजा जयपुर। पहले लॉ में लिमिट थी 100 किलोमीटर इन अ डे, एक दिन में 100 किलोमीटर आपको अलाउड है। ठीक है जी। तो इन्होंने यहां से बनाया ईवे बिल, तुरंत गुड लोड करा दिया और जयपुर पहुंच गया वो। जयपुर है 300 किलोमीटर, गुड्स रातों रात उन्होंने एक दिन में पहुंचा दिया, एक दिन में जयपुर पहुंच गए। मैं बता रहा हूं आपको लॉ में चेंज क्यों आया, मैं वो बता रहा हूं आपको। गुड्स यहां पहुंच गया, और गुड्स पहुंचने के बाद रातों रात ये ट्रक, रातों रात ये ट्रक वापस आया दिल्ली, वापस आया दिल्ली, और दोबारा से इन्होंने कोई और गुड्स लोड करा दिया, सेम ईवे बिल यूज करके, सेम ईवे बिल यूज करके इन्होंने वापस ये गुड्स जयपुर पहुंचा दिया सेकंड डे में। एक दिन यहां से, एक दिन गया जाने, एक दिन गया और एक दिन आने का,
और एक दिन वापस जाने का, तो एक गुड्स को दिल्ली से जयपुर 2 बार डाला गया। मतलब एक ईवी बिल, एक बिल पे 2 बार जयपुर गुड्स पहुंच गया। मतलब गुड्स एक तरह से स्मगलिंग हो गया, स्मगलिंग बोलते हैं इसको। गुड्स की चोरी हो गई, गुड्स का मतलब टैक्स की चोरी करना चाहते हैं ये। तो मिस्टर ए ने एक ईवी बिल पर, एक बिल पर एक बार जयपुर गुड्स भेजा, फिर वापस खाली ट्रक आया, फिर वापस जयपुर भेज दिया, और इस तरह से 3 दिन का जो टाइम है उसको यूज करके, 3 दिन का टाइम है, 2 बार अपना गुड्स भेज दिया, 2 बार अपना गुड्स भेज दिया। गवर्नमेंट ने बोला इस वाले लॉ का ना लोग मिस यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 100 दिन का जो यहाँ पे टाइम था, 100 डेज का जो 100 किलोमीटर का टाइम था, इसका लोग मिसयूज कर रहे हैं। लोग एक ही ईवी बिल पे 2-2 बार गुड्स बेच रहे हैं, क्योंकि इतनी गाड़ियों की स्पीड बढ़ा, रात को गुड्स निकालते हैं, रात को रोड खाली होती है, और फटाफट ड्राइवर ड्राइवर जाता है, वापस खाली करके ट्रक आ जाता है, और रातों रात वापस चला जाता है दूसरा ट्रक लेके। और बीच में चेकिंग होती है तो ठीक है, नहीं होती तो बल्ले बल्ले। तो लॉ मेकर ने कहा कि इस 100 किलोमीटर का मिस हो रहा है, इसलिए लॉ में अमेंडमेंट आई और 200 किलोमीटर का टाइम रखा गया। हमने कहा जी अब हम आपको एक दिन में 200 किलोमीटर तक का टाइम देंगे, हम एक दिन में आपको 200 किलोमीटर का टाइम देंगे। ज्यादा टाइम सॉरी, ये 200 था पहले, ये एक दिन में 200 था, अब इसको 200, एक दिन में आपको 200 का टाइम दिया। तो एक दिन में 200 किलोमीटर का टाइम दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा मेरे एग्जांपल में, 200 किलोमीटर होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको 200 किलोमीटर एक दिन में कवर करना है, एक दिन में 200 किलोमीटर कवर करना है, तो ये कितनी भी स्पीड से जाए, एक दिन में इसको 200 किलोमीटर का टाइम दिया जाएगा। 200 किलोमीटर पूरा होते ही इसको एक दिन में इतना कवर करना पड़ेगा, एक दिन में इसको मिनिमम इतना कवर करना पड़ेगा। तो इस तरह से किलोमीटर को, मतलब 200 किलोमीटर के लिए आपको एक दिन मिलेगा, पहले आपको 100 किलोमीटर के लिए एक दिन मिल रहा था, तो अब आपको ये 200 किलोमीटर हो गए, पूरा दिन आपका कवर हो जाएगा, तो आपको सिर्फ एक दिन ही मिल पाएगा। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट को कम करके, ये टाइम लिमिट जो है ये कम कर दी। एक तरह से टाइम अब कम दिया जा रहा है आपको एक दिन के लिए, पहले आपको 100 किलोमीटर के लिए एक दिन दिया जा रहा था, अब आपको 200 किलोमीटर के लिए एक दिन दिया जा रहा है। ऑन द सेम वे नॉन डायमेंशनल कार्गो, ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए आपको 20 किलोमीटर के लिए एक दिन का टाइम दिया जाता है। मतलब 20 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको एक दिन का टाइम दिया जाता है। तो ये अब आपका अमेंड हो गया है, पहले ये हुआ करता था 100, अब ये हो गया है 200। दोस्तों इस तरह से टाइम लिमिट दिया जाता है। इस टाइम लिमिट के बाहर अगर आप निकल जाओगे तो आपका जो वैलिडिटी है ईवी बिल की वो नहीं रहेगी। आगे चलते हैं। कमिश्नर चाहे तो इस टाइम को बढ़ा सकता है, कुछ मान लो कि रास्ते में बाढ़ आ जाती है, बारिश आ जाती है, कोई भूकंप आ जाता है, कुछ भी ऐसा कोई अनएक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस आ जाता है, तो ट्रांसपोर्टर रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसको ईवी बिल को टाइम बढ़ाया जाए। अब आते हैं आगे, कैंसिल कब, ईवी बिल कब कैंसिल किया जा सकता है। ईवी बिल कैंसिल कब किया जा सकता है? यस, ईवी बिल कैंसिल किया जा सकता है अगर आपको लगता है कि आपने गुड्स पैक कर दिया है, बिल बना दिया है, बट ड्यू टू एनी रीजन आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है और आपने ईवी बिल बना चुके थे, तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपना ईवी बिल कैंसिल कर सकते हो, बट आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट ना हुआ हो, मतलब आपका गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में ना आया हो, मतलब वो गुड्स की मूवमेंट ना शुरू हुई हो, गुड्स की मूवमेंट से पहले आपका जो है 24 घंटे के अंदर अंदर ईवी बिल कैंसिल किया जा सकता है। रास्ते में आपका गुड्स चेक ना हुआ हो, रास्ते में गुड्स चेक हो जाएगा तो भी हम आपका ईवी बिल कैंसिल नहीं करने देंगे। तो या तो आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट ना हुआ हो, ट्रांसपोर्ट हुआ हो तो रास्ते में चेक ना हुआ हो, तो भी आप ये ईवी बिल कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लेके जाते हो। इनवॉइस चाहिए होता है आपको, डिलीवरी चालान चाहिए होता है, बिल ऑफ सप्लाई चाहिए होता है, दो तीनों में से एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, साथ में ईवी बिल की कॉपी चाहिए होती है। अगर आपके पास ईवी बिल की कॉपी नहीं है तो आप ईवी बिल का नंबर इनवॉइस पे डाल सकते हैं, वो भी आपका वैलिड रहेगा। मतलब फिजिकल कॉपी ईवी बिल की जरूरी नहीं है, ईवी बिल का नंबर भी आप इनवॉइस पे डाल दोगे वो भी वैलिड रहेगा।
कुछ केस में क्या होता है, गाड़ी रास्ते में वेरीफाई होती है, तो ऑफिसर को पावर है कि आपकी गाड़ी को, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई वो कर सकता है और वेरीफाई करके चेक कर सकता है। ठीक है जी। ये ईवी बिल का लॉगिन करके मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह से ईवी बिल का लॉगिन करके हम किस तरह से हम लॉगिन करके करेंगे। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। एक बार फटाफट फटाफट रिकैप कर लेते हैं हमने क्या करा। हमने समझा ईवे बिल कब बनाया जाता है, ईवे बिल कौन बनाता है, ईवे बिल लाने का पर्पस क्या था। तो फटाफट हम रिकैप कर लेते हैं। हाँ, तो पहले हमने देखा ई-वे बिल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे को गुड्स की मूवमेंट से पहले इशू करना होता है। ई-वे बिल कब रिक्वायर्ड होता है, अगर आपकी नॉर्मल स्टेट है, सब स्टेटों में 50,000 की लिमिट है, अगर दिल्ली वाली स्टेट है, दिल्ली दिल्ली में है तो 1 लाख की लिमिट है। तो 50,000 रुपए से गुड्स के ऊपर ई-वे बिल बनाना होता है। कब आपको ई-वे बिल नहीं बनना होता है, और आपका नॉन मोटराइज्ड व्हीकल में लेके जा रहे हो, चाहे आपका गुड्स 10 करोड़ का हो चाहे 1000 करोड़ का हो, अगर आप नॉन मोटराइज्ड व्हीकल में लेके जा रहे हो, ईवी बिल रिक्वायर्ड नहीं है। आप करेंसी लेके जा रहे हो, पेट्रोल लेके जा रहे हो, डीजल लेके जा रहे हो, केरोसिन ऑयल लेके जा रहे हो, या कोई आइटम लेके जा रहे हो जो एग्जम्प्टेड है, नॉन टैक्सेबल है, तो ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ईवी बिल कौन इशू करेगा, सप्लायर करेगा, ट्रांसपोर्टर करेगा, या फिर बायर करेगा। ईवी बिल की वैलिडिटी क्या रहती है, हर 200 किलोमीटर तक आपको एक दिन मिलेगा, और ओवर इन्वेस्टमेंट कार्गो के लिए हर 20 किलोमीटर के लिए आपको एक दिन मिलेगा। ईवी बिल कैंसिल कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर, अगर आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, रास्ते में वेरीफाई नहीं हुआ। ईवी बिल जनरेट कैसे करना है, ये मैं आपको पोर्टल पे जाके लाइव दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो ये दोस्तों मेरा रहा आज की ईवी बिल की वीडियो पे कवरेज। अगली वीडियो में हम देखेंगे ईवी बिल लॉगिन करके कैसे पोर्टल पर कैसे ईवी बिल को हम बनाते हैं, और ईवी बिल के और भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे लॉगिन करके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।